ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में नई मेथड 3 स्टार्ट की थी और उसका एक सम भी लिया था। आज ऐसा एक दूसरा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ जिससे आपका बेस और क्लियर हो। देखो, मैं दूसरा सम दे रहा हूँ। इलस्ट्रेशन एक टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 122। ज़रा टेक्स्ट बुक निकालो। वापस बोला, जब भी मैं सम सॉल्व कराऊँ आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। बिना टेक्स्ट बुक को ये सम सबको बता इतना नहीं चलेगा। सो आई थिंक सबने टेक्स्ट बुक निकाल दिए, चेक कर लो। तो देखो, पेज नंबर 122 पे सबसे नीचे आपको इलस्ट्रेशन 8 की सब डिटेल्स दी है और साथ में पेंसिल भी हाथ में रखना। क्या लिखा हुआ है? हरीश, ध्रुविल एंड मनोज आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their profit and loss sharing ratio is 3:2:1. Again मैं बोला उसके नीचे अंडरलाइन करना। The profit loss sharing ratio is 3:2:1. जनरली बैलेंस शीट के ऊपर ही आपको P&L रेशियो दे देंगे, दैट इज योर ओल्ड P&L रेशियो। और वही रेशियो में अगर लास्ट में जो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपको क्या करना होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वेरी नेक्स्ट पेज पे आपको क्या दिया है? बैलेंस शीट दी है। देख लो, बैलेंस शीट में लाभ साइड आपको क्या दिया है? पार्टनर्स की कैपिटल दी है, बैंक लोन दिया है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। सामने एसेट साइड देखोगे तो इसी तरह लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, इनकम रिसीवेबल एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ज़्यादातर आपको फोकस किस पे करना है? एडजस्टमेंट। मैंने जिस तरह लास्ट लेक्चर में बोला था उस तरह एडजस्टमेंट में जो भी वैल्यू दी गई है उसको बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू के साथ आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। और अगर कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो आपको रीवैल्यूएशन के रूल्स के हिसाब से उसको डेबिट क्रेडिट करना है। लेकिन दोबारा बोल रहा हूँ, एडजस्टमेंट के लिए इनकी डिटेल्स ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कभी कभार उसके अंदर नई वैल्यू देते हैं और कभी कभार आपको इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू रेडीमेड दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको मिस्टेक होनी ही नहीं चाहिए। पहले एडजस्टमेंट पढ़ देते हैं, ध्यान से देखो। लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू ₹3,50,000 एंड बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय ₹70,000। जिस तरह लास्ट सम में था उसी तरह है। मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹1,50,000। इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज 20%। प्रोवाइड, फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट जरा टिक करना IMP करके। प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। जहाँ पे आपको बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, डेटर्स पे से गिनना है। फिफ्थ बोला है 50% स्टॉक वैल्यू इज डिक्रीज बाय 10%। 6 and 7 important, unrecorded outstanding expenses is amounted to ₹2,000 and unrecorded prepaid rent ₹3,000 लिखा हुआ है। और इसके हिसाब से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और उसी तरह जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, जरा एडजस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना। जरा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या लिखा है? फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर भी 2 एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से। लैंड वैल्यू इज इंक्रीज अप टू ₹350। अप टू ₹350 का मतलब क्या हुआ? आपको रेडीमेड नई वैल्यू दे दिए 3,50,000। अब आपको बैलेंस शीट में दी गई वैल्यू के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। अगर इंक्रीज है तो क्रेडिट साइड आएगा, अगर डिक्रीज है तो डेबिट साइड। तो देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड फर्स्ट लैंड की वैल्यू दी है, कितनी दी है? 3 लाख। और एडजस्टमेंट में वो लैंड की वैल्यू कितनी दी है? 350। मतलब पहले से लैंड की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है तो हमको क्या होगा? गेन होगा। तो गेन कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड। कितना इंक्रीज हो रहा है? तो पहले 3 लाख था, अब हुआ 350, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 50,000। तो हम क्या लिखेंगे? बाय लैंड अकाउंट कितना इंक्रीज हुआ? 50,000। प्लीज स्टूडेंट्स जरा ध्यान से, नई वैल्यू है, पुरानी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। यह रहेगा, पुरानी वैल्यू 3 लाख थी, नई वैल्यू कितनी है? 350, मतलब कितना इंक्रीज हुआ? 50,000। तो क्या होगा? लैंड अकाउंट क्रेडिट 50,000। डन। उसी में आगे देखो, बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000। मैंने आपको पहले ही बोला था, एक ही एडजस्टमेंट में एक वैल्यू आपको नहीं दी है और दूसरी वैल्यू आपको डायरेक्ट कितना इंक्रीज हो वो दे दी है। देखो यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीज बाय 70,000, मतलब बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है वो आपको रेडीमेड दे दी है। तो यहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई है? 70,000। अगेन एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो फर्म को क्या होता है? गेन। गेन कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड। तो हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट कितना इंक्रीज हुआ? 70,000। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 70,000। क्लियर। उसके बाद आ रहा है सेकंड एडजस्टमेंट,
मशीनरी वैल्यू कीप्स अप टू ₹150। अप टू का मतलब वो भी नई वैल्यू दे दी है, याद रखो अप टू बोला हो, टू या अप टू तो वो नई वैल्यू होती है, लेकिन बाय वर्ड दिया हो तो वो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू रेडीमेड देते हैं, तो वो याद रखना है। अब बैलेंस शीट में देखो एसेट साइड थर्ड नंबर का पॉइंट दिया है मशीनरी। मशीनरी पुरानी वैल्यू कितनी दी है 2 लाख, और सेकंड नंबर के एडजस्टमेंट में देखो मशीनरी की नई वैल्यू कितनी दी 150, मतलब पहले से मशीनरी की वैल्यू क्या हो रही है डाउन, कितनी डाउन हो रही है 50,000। मशीनरी यानी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है तो वो क्या होता है लॉस। लॉस कहाँ पे आता है डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, कितना डिक्रीज हुआ तो 50,000, तो हमने डिक्रीज वैल्यू लिखी। प्लीज स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती से नई वैल्यू मत लिखना, आपको यहाँ पे जो भी अमाउंट के कॉलम में लिखनी है वो तो इंक्रीज वैल्यू या तो डिक्रीज वैल्यू ही लिखनी है, क्या रहेगा। नंबर कौन सा आया थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड में क्या लिखा है इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिक्रीज 20%। अभी तक आपको सब में क्या देते थे वैल्यू देते थे, ये एडजस्टमेंट में आपको परसेंटेज दिया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है 20%, तो इसके लिए आप पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड जाओगे, आपको फोर्थ नंबर का इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स दी है। बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दी है 1,20,000। अब 1,20,000 का 20% कितना होता है 24,000। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे एसेट्स है, एसेट्स की वैल्यू अगर डाउन हो रही है तो हमारे लिए क्या होता है लॉस। लॉस कहाँ पे आता है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे अगेन टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आप चेक करोगे तो 1,20,000 दिया हुआ है, और 1,20,000 का कितना परसेंट डिक्रीज बोला है 20%। तो 1,20,000 का 20% करोगे तो कितना डिक्रीज होगा 24,000। क्लियर। उसके बाद आ रहा है फोर्थ मैंने आपको टिक करवाया था, इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व एंड 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। अगेन बोलोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हम 11 में पढ़ चुके हैं, फाइनल अकाउंट में भी पढ़ चुके हैं, बैड डेट्स वाले पोर्शन में भी पढ़ चुके हैं कि जब भी डेटर्स में हो तो पहले हम क्या माइनस करते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद हम जो भी वैल्यू आती है उस पर से हम बैड डेट रिजर्व माइनस करते हैं, और लास्ट में हम क्या माइनस करते हैं डिस्काउंट रिजर्व। अब ये भी आपको रेडीमेड वैल्यू नहीं दी है, परसेंटेज में दिया है। तो पहले मैं बोर्ड पे आपको कैलकुलेशन शो कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये सब डेटर्स पे गिना जाता है। तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड फिफ्थ नंबर का पॉइंट दिया है डेटर्स। डेटर्स की अमाउंट कितनी दी है 80,000 दी है, चेक करो तो 80,000 हो गया। अब बैड डेट्स तो ये समय दिया नहीं, इसलिए हम पहले क्या माइनस करेंगे बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व कितना परसेंटेज बोला है चेक करो तो 10% बोला हुआ है, तो चेक करो 80,000 का 10% करोगे तो कितना आएगा 8,000। 80,000 में से 8,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 72,000। डन। अब 80,000 था डेटर्स की वैल्यू, उसका 10% वीडीआर हुआ, तो 80,000 का 10% कितना होता है 8,000। बैड डेट रिजर्व की वजह से डेटर्स की वैल्यू क्या हो रही है डाउन। डेटर्स यानी एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो वो हमारे लिए क्या हुआ लॉस। लॉस कहाँ पे आएगा डेबिट साइड, तो हम क्या लिखेंगे टू बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। चेक करो कितना वैल्यू डिक्रीज हो रहा है 8,000, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 8,000। क्लियर। उसी में आगे देखो 5% फॉर डिस्काउंट रिजर्व। हम ऑलरेडी पढ़ चुके कि बैड डेट रिजर्व माइनस करने के बाद जो नेट वैल्यू आती है उसी पे हम डिस्काउंट रिजर्व गिनते हैं। डिस्काउंट रिजर्व कितना दिया हुआ है 5% बोला हुआ है, चेक करो तो 72,000 का 5% करोगे तो कितना आएगा 3,600। अगेन 72,000 में से 5% 3,600 माइनस करने से डेटर्स की वैल्यू और डाउन होगी, मतलब ये भी हमारे लिए कहाँ पे आएगा डेबिट साइड। तो क्या लिखने का टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट। कितनी अमाउंट है 3,600। प्लीज स्टूडेंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेटर्स में से ऑलवेज बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व माइनस होता है। तो डेटर्स आपको दिए 80,000, ये एडजस्टमेंट में आपको बैड डेट्स दिया नहीं, लेकिन बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है। तो बैड डेट रिजर्व कितना परसेंट था 10%, एडजस्टमेंट में ध्यान से पढ़ो। तो 80,000 का 10% कितना होता है 8,000। अब 80,000 में से मैं 8,000 क्या करूँगा माइनस, तो कितनी वैल्यू आएगी 72,000। मतलब बैड डेट रिजर्व गिनने से डेटर्स की वैल्यू क्या होती है डाउन, इसलिए एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो लॉस होता है। तो ये लॉस हम कहाँ पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ गए 8,000। अब 80,000 में से 8,000 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 72,000। अब वही नेट अमाउंट 72,000 पे मैं 5% डिस्काउंट रिजर्व गिनूंगा 3,600।
तो 72,000 में से मैं 3600 माइनस करूंगा तो अगेन डेटर्स की वैल्यू क्या होती है, डाउन। एसेट्स की वैल्यू डाउन होती है तो हमारे लिए लॉस होता है, तो वो भी हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड। क्लियर। ये 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, जरा ध्यान से लिखने का। उसके बाद आ रहा है 5th नंबर का। अब वो एडजस्टमेंट भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो क्या बोला हुआ है कि 50% स्टॉक वैल्यू डिक्रीज बाय 10%। अगेन ध्यान से, पूरी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है, जितना भी आपको स्टॉक दिया है उसका 50% स्टॉक की वैल्यू आपको 10% डिक्रीज करनी है। उसके लिए आपको वापस बैलेंस शीट में जाना होगा। बैलेंस शीट में आप देखोगे तो सबसे लास्ट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कितने अमाउंट दिया था, 15,000। अब 15,000 का कितना परसेंट बोला था, 50%, मतलब कितना हुआ क्लोजिंग स्टॉक 7500 होगा। आपको पूरे स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है, आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसका 50% मतलब कितना होगा 7500, और 7500 जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 10% डिक्रीज करनी है। तो 7500 है, उसका 10% करोगे तो कितना आता है 750। 7500 का 10% कितना होता है 750। तो एक्चुअल आपकी स्टॉक की वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है 750। दोबारा बता रहा हूँ, ओवरऑल टोटल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 15,000 है, लेकिन पूरे क्लोजिंग स्टॉक पे आपको वैल्यू डिक्रीज नहीं करनी है, उसका 50% बोला था, इसलिए 15,000 का 50% किया तो कितना आया 7500, और 7500 जो आपकी वैल्यू आई उसका 10% आपको डिक्रीज करना है, तो कितना आया 750। स्टॉक अगेन आपके लिए क्या है, एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आपके लिए क्या बनता है, लॉस। लॉस कहाँ पे आएगा, रीवैल्यूएशन में, डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे, टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई 750। ओके। उसके बाद देखोगे नंबर कौन सा आएगा 6, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे अंडरलाइन करो। आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अगर हम उसको रिकॉर्ड करोगे तो हमारी लायबिलिटीज क्या होगी, इंक्रीज। लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो हमारे फंड को क्या होगा, लॉस। लॉस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चेक करो कितनी वैल्यू इंक्रीज हो रही है 2000, हम लिखेंगे 2000 हो गए। उसके बाद नंबर है 7, अनरिकॉर्डेड प्रीपेड रेंट 3000। आप पढ़ चुके हो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो प्रीपेड रेंट वो भी कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड। रिकॉर्ड नहीं है, अब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा, एसेट साइड। एसेट साइड रिकॉर्ड करूंगा तो क्या होगा, इतनी मेरी एसेट्स इंक्रीज होगी। अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो मेरे क्या होगा, गेन। तो गेन कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय प्रीपेड रेंट। कितनी अमाउंट थी चेक कर लो, 3000। इसी तरह मैंने सारे एडजस्टमेंट क्या क्लियर किए। जो भी आपको फोकस है एडजस्टमेंट पे करना है, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन आपको देखनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के टाइम हम दोबारा चेक करेंगे कि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। तो आप चेक करोगे तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है। क्रेडिट साइड देखोगे तो क्या था, 50 + 70 मतलब 120, 120 + 3 मतलब कितना होता है 1,23,000। क्या होगा, 1,23,000 हो गया। अब 1,23,000 में से सब वैल्यूज में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। आपको कैलकुलेटर में से सब वैल्यू क्या करनी है, माइनस करोगे। तो माइनस करने से आपकी वैल्यू कितनी आती है, 34,650। कितना आ रहा है, 34,650। अब ये डेबिट से रहता है तो ये हमारे लिए क्या बनता है, प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में। तो आपको क्या लिखने का यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके नीचे हम पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। फर्स्ट पार्टनर का नाम क्या है, हरीश। उसके बाद कौन है, ध्रुवील। लास्ट में है मनोज। अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में अंडरलाइन करवाया हुआ है, तीनों पार्टनर का ओल्ड स्टॉक को दे दिया है। कितना दिया हो चेक करो, 1:3:2:1 दिया है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो किस तरह रिपीट डिस्ट्रीब्यूट होता है, जरा ध्यान से चेक कर लो दोबारा, जिससे आपका और कंफ्यूजन दूर हो जाए। 3:2:1 है, मैंने आपको सिखाया था 3 + 2 5, 5 + 1 कितना होता है 6। अब रेशियो को मैं क्या करूंगा, सेल में कन्वर्ट करूंगा। तो
तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो क्या बनेगा मेरा 3/6, 2/6 एंड 1/6 बन गया। अब ये रेशियो को मैंने सेल में कन्वर्ट कर दिया। अब जो मेरा प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट को मैं ये रेशियो में क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो 34,650, 34,650, 34,650। अब आपको कैलकुलेटर यूज करना है। 34,650 इंटू 3/6, 34,650 इंटू 2/6, 34,650 इंटू 1/6। वो डिस्ट्रीब्यूट करने से आपको जो कैलकुलेटर पे आंसर मिलेगा वो आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। कितनी अमाउंट थी, तो फर्स्ट में आ रहा है 17325, मतलब 17,325। ध्रुवील में आ रहा है 11,550, लास्ट में आ रहा है 5,775। दोबारा आप अपने हिसाब से क्रॉस चेक करोगे, ये 3/6, 2/6 और 1/6 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये अमाउंट आपकी आएगी। क्या रहेगा, यहाँ पे आपका वो सम का वापिस बोल रहा हूँ 80% पोर्शन खत्म। अब इसके हिसाब से आपको जनरल एंट्रीज बनानी है, लेकिन जनरल एंट्रीज आपको खुद लिखनी है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप दोबारा देख लो, टेक्निक से जाना है उसके लिए आपको अलग से लर्न करना नहीं है। अब यहाँ पे देखो, दोबारा बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है डेबिट, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनर में क्रेडिट, क्या रहेगा। अब यहाँ पे क्रेडिट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट। ऑपोजिट लिखने का, डेबिट हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो तो डेबिट। अब मैंने आपको आगे भी बोला था आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री आप लास्ट में लिखोगे। मैं यहाँ पे डेबिट से प्रॉफिट आ रहा है इसलिए मैं पहले कौन सी एंट्री करवा रहा हूँ, क्रेडिट साइड पर। आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे रफली लिखा हुआ है डेबिट, मतलब इनर वैल्यू सब क्या होगी, डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। उसी तरह मैंने यहाँ पे क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये सब चीज क्रेडिट। चेक कर लो किस तरह, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 50,000। उसी तरह बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 70,000। उसी तरह प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 3,000। बहुत ही सिंपल है, इनर वैल्यू डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। उसी तरह डेबिट साइड की कोई भी एंट्रीज आप लिख रहे हो तो क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट कितनी अमाउंट आएगी, 50,000। उसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 24,000। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब ये दोनों साथ में भी लिख सकते हो और इंडिविजुअल भी लिख सकते हो, साथ में लिखोगे तो बेटर रहेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 8,000, टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 3,600। क्लियर। उसी तरह रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा, 750। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट कितना रहेगा, 2,000। ये सब एंट्रीज खत्म होने के बाद सबसे लास्ट ही आपको ये एंट्री सॉल्व करनी है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 17,325, टू ध्रुविल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 11,550, टू मनोज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5,775। क्लियर है बात। दोबारा बोल रहा हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्रॉफिट कितना था, 34,650। तो 3 पार्टनर्स है तो तीनों पार्टनर्स का अकाउंट क्या होगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उनके रेशियो में आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है बात। ये सम कि मैंने जनरल एंट्रीज आपको एक्सप्लेन की, आपको खुद जनरल एंट्रीज बना के लिखनी है, और अगर फिर भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे को कॉल करके मेरे पास से सीख सकते हो। क्लियर है बात। अब मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ ध्यान से। अभी हमने इलस्ट्रेशन क्या किया, 7 और 8 किया, तो वही इलस्ट्रेशन 7, 8 आपको करना ही है। साथ में टेक्स्ट बुक में से आपको सम नंबर 10 करना है। सम नंबर 10 जो है वो आपका इलस्ट्रेशन 7, 8 जैसा ही है, क्या रहेगा। तो आपको यही सब खुद करना है, और नहीं पता चलता मेरे को पूछ सकते हो। क्लियर।